स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हम यूजीसी नेट एनटीए सोशोलॉजी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो जो नया सिलेबस है। एंड इस वक्त हम इसमें यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड यूनिट 2 के भी हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इस वक्त हम यूनिट 3 में हैं, जहाँ पर हमारी जो है अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में सामाजिक संरचना, संस्कृति और नेटवर्क को बता दिया गया था। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस आ रही हैं, ये जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, इनमें परिस्थिति, भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड, नियम, एजेंसी, हैबिट्स, अधिकारी तंत्र, हम इनको पढ़ेंगे। ये इसका पूरा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। चैप्टर 1 भी हम इसे कह सकते हैं या पार्ट 1 कह सकते हैं यूनिट 1 का। अब हम इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस वो देख सकते हैं आराम से। और पूरे टॉपिक्स को समझने के लिए अच्छे से वीडियो को एंड तक देखें। ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोस नहीं है और छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में आपको समझाया गया है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। परिस्थिति, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको संस्कृति, सामाजिक समाजशास्त्रीय अवधारणा में संस्कृति और साथ साथ रेडक्लिफ ब्राउन और पार्सन्स का जो सामाजिक संरचना का सिद्धांत था उसके बारे में बताया था। अब हम नेटवर्क के बारे में भी हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से स्टेटस पढ़ेंगे। ये सोशोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इसके बारे में जो है आपने जब भी पढ़ा होगा BA में, ये हमेशा से रहा है परिस्थिति और भूमिका, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। सो लेट्स स्टार्ट। परिस्थिति, तो सबसे पहले हम समझते हैं परिस्थिति क्या चीज़ होती है। परिस्थिति बेसिकली स्टेटस से जोड़ा गया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इंग्लिश में बहुत आसान है, इंग्लिश में इसको स्टेटस कहा गया है, STATUS स्टेटस, लेकिन हिंदी में यहाँ प्र जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पिछले लेक्चर्स में सोशोलॉजी में बताया गया था जब संरचना वगैरह के बारे में, तो कि वहाँ पर प्र का मतलब क्या है। बेसिकली सोशोलॉजी में एक चीज़ याद रखिए, प्र जो है ये फंक्शन किसी चीज़ के लिए, ताकि इसका एक सामान्य नाम नियम रहे, या फंक्शन थ्योरी में इसको जनरली यूज़ किया गया था वहाँ पर। तो प्र जो है ये एक साइंटिफिक नाम देने के लिए किया गया है। ठीक है, देने को हम इसको स्थिति भी दे सकते थे, डेफिनेशन सेम ही रहेगी स्थिति की, लेकिन स्थिति एक सामान्य शब्द है, इसीलिए हमेशा सोशोलॉजी में आप हर वर्ड के आगे प्र जुड़ा हुआ देखेंगे। जनरली जो इस तरीके की डेफिनेशंस होती है, तो ये प्र एक साइंटिफिक है, यानी कि वैज्ञानिक रूप किसी भी चीज़ का देने के लिए या वैज्ञानिक परिभाषा के लिए हम यहाँ पर इसमें प्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं पर यहाँ मैंने इसीलिए हमने स्थिति लिखा है, कहीं परिस्थिति लिखा है, ताकि आपको क्लियर रहे, और इसीलिए साथ साथ इंग्लिश में लिखा है कि कंफ्यूजन ना हो। सो स्टार्ट करते हैं परिस्थिति। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो स्टेटस है, स्टेटस हमने आम बोलचाल का शब्द है जिसको हमने सुना होगा। स्टेटस यानी कि किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक शब्द है। हम बोलते हैं कि इनका स्टेटस थोड़ा हाई है, हमारा स्टेटस लो है, या हमारा हाई है इनका लो है, तो ये जनरली उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्टेटस बेसिकली समाज में प्राप्त कोई स्थान है जो कि प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जनरली ये जो पद है, एक पद है जो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको मान लीजिए IAS अधिकारी होना किसी का, तो ये क्या है, एक प्रतिष्ठित पद है। तो यहाँ पर ये इसी की बात करी गई है। बाकी और भी जो सोशोलॉजिस्ट थिंकर्स हैं, इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं जो कि यहाँ परिभाषा दी गई है। इस शब्द का प्रयोग रॉल्फ लिट्टन ने अपने समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक रूप से किया। इनकी पुस्तक स्टडी ऑफ मैन कि में इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ मैन एक बुक है इनकी, रॉल्फ लिट्टन की। इन्होंने सोशोलॉजी में वैज्ञानिक रूप में जो है इसका इस्तेमाल इनके द्वारा ही शुरू किया गया। परिस्थिति एक ऐसा पद है जो समूह संबंध, सदस्यता, समूह व्यवस्था से प्राप्त होता है। ठीक है, बेयर स्टेट, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है बेयर स्टेट, इनके अलग अलग हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेयर स्टेट या बेयर स्टेट करके भी इनका नाम आता है। तो बेयर स्टेट ने इसकी क्या परिभाषा दी है, समाजशास्त्र में प्रस्तुति का उपयोग दो रूपों में किया गया है। परिस्थिति का प्रयोग, ठीक है, परिस्थिति का उपयोग दो रूपों में किया गया है। प्रथम, स्थिति से तात्पर्य है समाज में एक ऐसा पद जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, जैसे माता, पिता या भाई। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का पिता होता है, कोई भाई भी हो सकता है, या कोई माता हो सकती है या बहन हो सकती है, तो ये एक पद हो गया। यह एक प्रकार का सामाजिक पद है और इसी पद के अनुसार समाज में व्यक्ति व्यवहार करता है। तो रॉल्फ लिट्टन ने अपनी पुस्तक में परिस्थिति को इसी रूप में माना है। ठीक है, आपको ये मानना है कि रॉल्फ लिट्टन ने, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि रॉल्फ लिट्टन ने किस आधार पर माना है, तो रॉल्फ लिट्टन ने एक सामान्य पद के रूप में माना है कि जो सामाजिक पद किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसी को उसने स्टेटस माना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अलग अलग नई परिभाषाएं अब जुड़ती जाएंगी। दूसरा, प्रतिष्ठा और पद से जुड़ा हुआ माना गया है। ठीक है, दूसरा जो इसमें है, एक जो फैक्ट माना गया है, इसको प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है, तथा समाजशास्त्री इस स्थिति या परिस्थिति को प्रतिष्ठा से जोड़कर ही परिभाषित करते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मंत्री या कोई प्रशासनिक अधिकारी, ये क्या है, एक पद है और प्रतिष्ठित पद है, जैसे कि किसी का मंत्री होना, ये क्या है, एक प्रतिष्ठित पद है। इसी तरह कोई प्रशासनिक अधिकारी यानी कि जैसे आईएएस अधिकारी होना या प्रोफेसर होना, ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में एक प्रतिष्ठित पद है। तो यहाँ पर जो परिस्थिति है ये प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक पद है। केवल आपको इतना याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी तरह से रहती है क्योंकि ये पुराने सिलेबस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। सेकंड अब हम देखते हैं परिस्थिति के प्रकार। इसलिए यहाँ पर स्थिति लिखा है, कंफ्यूज ना हो, इसको स्थिति देख के ये प्र भी चलेगा और जनरली बट जब भी आप रिटर्न में लिखें सोशियोलॉजी में तो प्र का इस्तेमाल हमें करना होता है। एज अ सोशियोलॉजिस्ट हमेशा इसको हमें यूज़ करना होता है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो और कल को आपको कहीं स्थिति पढ़े तो दिक्कत ना हो क्योंकि कुछ बुक्स में स्थिति भी लिखा गया है इनको स्टेटस का मतलब, तो इसीलिए यहाँ बता दिया गया है प्र आप लगा भी सकते हैं और यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लगाए। ठीक है, परिस्थिति के प्रकार। परिस्थिति जो होती है दो तीन तरीके की इसके बताया गया है, एक होता है प्रदत्त, अर्जित और काल्पनिक। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति क्या होगी, समाज द्वारा व्यक्ति को लिंग, आयोजन, लिंग या जाति के आधार पर एक पद दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, जब आपने किसी परिवार में जन्म लिया और जन्म के आधार पर आप लिंग के आधार पर मान लीजिए जन्म लिया और आप लड़का हैं या लड़की हैं, उसके आधार पर आपको एक पद परिस्थिति दी गई ना, तो ये समाज द्वारा दी गई है। ठीक है, आप यहाँ जिस जाति में पैदा हुए, जो कोई बच्चा पैदा होता है कहीं, तो क्या होता है, समाज द्वारा प्रदत्त कर दी गई ना वो जाति, उसको अलग से तो मिलेगी नहीं। तो ये क्या है, पद परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपको जो कि मिली हुई है। ठीक है, दूसरा होता है अर्जित। अर्जित जो कि होती है हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। अर्जित यानी कि जो कि हमें मिलती है योग्यता के आधार पर, आप अपनी योग्यता के आधार पर ही इस परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप नेट क्वालिफाई करेंगे और नेट क्वालिफाई करके ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये क्या होगी, आपकी अर्जित परिस्थिति, चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग के हो, लेकिन ये आपकी क्या होगी, एक अर्जित परिस्थिति, यानी कि आपने क्या किया, अपनी योग्यता के अनुसार इसको प्राप्त किया है। ठीक है, एक होती है काल्पनिक परिस्थिति, यह स्थिति की कल्पना पर आधारित होती है। काल्पनिक यानी कि आपने किसी स्थिति की कल्पना करी, जैसे कि आपने कल्पना करी कि आप कुछ अधिकारी बनना चाहते हैं या कुछ नहीं बनना, कुछ भी आप वगैरह कुछ भी हो सकता है, XYZ आप बनने की जो कल्पना करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में या भूतकाल में आप कल्पना करते हैं कि ऐसा बन सकते थे, ऐसा हो सकता था, तो वह भी एक तरीके की क्या होगी, परिस्थिति होगी। ठीक है, परिस्थिति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, यहीं पर ही हम देख लेते हैं। जैसे समाज में एक स्तरीकरण की सूरत नहीं है, स्तरीकरण का रूप होता है। ठीक है, जैसे कुछ की प्रस्तुति निम्न तो कुछ की परिस्थिति उच्च होती है। ठीक है, समाज में क्या होता है, स्तरीकरण होता है। सबसे पहली बात ये कि जो परिस्थिति है, ये दो चीजें हो गई। अब जो परिस्थिति होगी, एक तो ये हमेशा क्या होगी, स्तरीकृत होती है, यानी कि एक उच्च तो एक निम्न होगा, एक उससे भी ज्यादा निम्न हो सकता है, एक बहुत उच्च हो सकता है। तो परिस्थिति की क्या खासियत है कि इसमें क्या होता है, स्तरीकरण होता है, एक हायरार्की बोलते हैं हम, जैसे लेयर पाई जाती है ऊपर नीचे की। ठीक है, दूसरा परिस्थिति और भूमिका अंतर संबंधित है, जहां प्रस्तुति नहीं है, परिस्थिति है, जहां परिस्थिति होती है वहां भूमिका भी होती है। ठीक है, अब परिस्थिति और भूमिका, ठीक है, भूमिका हम अब नेक्स्ट आगे के चैप्टर आगे बताएंगे इसके बाद में कि भूमिका क्या होती है। भूमिका भी बेसिकली इसी तरीके का एक पद है जो परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भी हम जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, यानी कि एक टीचर की भूमिका निभाना, रोल प्ले करना, भूमिका को बेसिकली रोल प्ले से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो परिस्थिति और भूमिका क्या होती है, अंतर संबंधित, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी कि परिस्थिति और भूमिका क्या होती है। भूमिका भी आगे बता दिया जाएगा। यह समाज की एक आवश्यक परिणाम है। ठीक है, और एक सिंपल सी एक और चीज़ क्या है कि जो परिस्थिति है यह समाज का एक आवश्यक परिणाम है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो समाज के साथ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि परिस्थिति जो है, भूमिका जो है, ये हमारे रोज की आम बोलचाल में हम देखते हैं, अपने हमारे परिवार में ये सारी चीज़ें होती हैं। बस फर्क इतना है कि इनको हम पढ़ते नहीं है, एक साइंटिफिक परिभाषा का रूप हम इसे, जो शब्दों का जो जाल है या शब्दों की जो माला है, वो हम यहाँ बोलते हैं बुक के माध्यम से। ठीक है, वरना जनरली शब्दों को हम सबको ये मालूम होता है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न प्रकार की परिस्थिति। ठीक है, अब जो परिस्थिति होती है ये विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं परिस्थिति प्रतीक। ठीक है, कोई भी परिस्थिति अन्य प्रतीकों के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, जैसे कोई कपड़े या स्थान। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को देखा फटे कपड़े पहन के घूम रहा है, तो आप उसकी परिस्थिति समझ गए उसी समय कि क्या है, कोई गरीब हो सकता है, भिखारी हो सकता है या जरूरतमंद भी हो सकता है। तो क्या होता है, प्रतीक, यानी कि आपने उसके कपड़ों से पहचान लिया। इसी प्रकार कोई पंडित के कपड़े पहन के जा रहा है, कोई मौलवी के कपड़े पहन के जा रहा है, ठीक है, तो हम उसे देखकर पहचान जाएंगे, तो वो क्या हो गया, परिस्थिति प्रतीक, यानी कि उसके चिन्ह के आधार पर, कपड़ों के चिन्ह के आधार पर आपने उसे पहचान लिया, इसे हम बोलते हैं परिस्थिति प्रतीक। एक होता है परिस्थिति संघर्ष, जब एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों का पालन किया जाता है तो हम उसे कहते हैं परिस्थिति संघर्ष। ठीक है, इसी तरीके से भूमिका संघर्ष भी होता है,
कंफ्यूज ना हो, आगे भूमिका संघर्ष भी आएगा क्योंकि, तो सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू होती है, परिस्थिति संघर्ष, यानी कि दो स्टेटस है, कोई व्यक्ति यानी कि किसी पुलिस अधिकारी का व्यक्ति का होना, उसके पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, और उसका क्या करना, स्वयं के पुत्र को गिरफ्तार करना या किसी जज का अपने बेटे के खिलाफ या बेटी के खिलाफ कोई निर्णय देना। तो वो क्या हो गया, परिस्थिति संघर्ष, यानी कि एक आदमी है लेकिन उसको क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब उसकी जो डिसीजन है या जो भी वो कह रहा है वो दूसरे इंसान से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो जो कि नहीं करना चाहता है, तो संघर्ष है उसके अंदर गति। कोई और होता तो कर सकता था, बट अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी परिस्थिति से संघर्ष कर रहा है, यानी कि मजबूरी में उसे वो काम करना पड़ रहा है। अगर वो पुलिस अधिकारी नहीं होता तो वो ऐसा नहीं करता, लेकिन पुलिस अधिकारी है तो उसे अपने बच्चे के लिए, माता पिता परिवार के लिए भी उसको फिर वही जो कानून है वो मानना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है हमारा परिस्थिति पुंज, जब एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग परिस्थितियां धारण करी जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति है और उसने अलग अलग परिस्थितियां धारण करी है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं परिस्थिति पुंज। पुंज का मतलब क्या है, ग्रुप, इस तरीके का कोई ग्रुप होना। मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो एक पिता भी है, एक डॉक्टर भी है, और एक पुत्र भी है, और एक अधिकारी भी है। ठीक है, और ये परिभाषा किसने दी है, मर्टन ने। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मर्टन के अनुसार जो है परिस्थिति पुंज की परिभाषा किसने दी है, या मर्टन के अनुसार परिस्थिति पुंज क्या है, तो वह यह स्थिति है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये क्या है, अभी ये अपने कॉलेज पहुंचा है तो यहाँ पर ये प्रोफेसर है। ठीक है, पर ये किसी का चाचा भी है, किसी का भाई भी है, ठीक है, पति भी है, पिता भी है। तो ये क्या है, बहुत सारी परिस्थिति से हम क्या कहते हैं, पुंज, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति। ठीक है, एक होती है हमारी मुख्य परिस्थिति, यानी कि E.T. हिलर द्वारा अवधारणा दी गई कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थिति हरणीय धारण करता है। ठीक है, धारण करता है, किंतु उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है वह उस व्यक्ति उसी से जाना जाता है और वह मुख्य परिस्थिति कहलाती है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है और वो अलग अलग परिस्थितियों को अपनाता है। ठीक है, कभी कोई डॉक्टर है, कभी, अब देखिए प्रोफेशनल वे में तो डॉक्टर डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर इंजीनियर रहेगा, लेकिन हाँ कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई सरपंच है। ठीक है, परिवार में बहुत ज़्यादा महत्व है तो वो सरपंच भी है। ठीक है, परिवार का एक मुखिया भी है, और कहीं बाहर रिश्तेदारी में जाता है तो वहाँ पर उसको और मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ कोई मंत्री भी माना जाता है उसको, कहीं पर किसी संस्था से भी जुड़ा हुआ है, तो वह क्या हो गया, उसका जो मुख्य परिस्थिति क्या होगी, जो उसकी मुख्य है, जिसकी वजह से वो जाना जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य परिस्थिति। आगे बढ़ते हैं अब, भूमिका। ठीक है, देखिए परिस्थिति और भूमिका में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप भूमिका को समझने की कोशिश करिए कि भूमिका क्या चीज़ है। ठीक है, भूमिका बेसिकली एक रोल होता है, इसीलिए अंग्रेजी में लिखा है रोल प्ले करना। ठीक है, हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो हम क्या है, एक भूमिका प्ले कर रहे हैं, एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भूमिका शब्द का प्रयोग जो है, सबसे पहले ये जजमेंट नहीं है, JH मिड है। ठीक है, ये मिड है, हिंदी में टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिड। ठीक है, भूमिका शब्द का प्रयोग मिड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सबसे पहले किया, परंतु समाजशास्त्र में व्यवस्थित रूप में इसका प्रयोग रॉल्फ लिट्टन द्वारा किया गया। ठीक है, जो अपने मिड थे, मिड के जो थ्योरी आपकी आएगी, यहाँ पीछे भी शायद मिड के बारे में बताया होगा लेक्चर में किसी में, तो यही बताया गया है कि मिड ने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वो एक रोल प्ले करता है हमेशा। यहाँ उसी के बारे में बताया गया। अब उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा करी गई है। कोई भी प्रस्तुत भूमिका, कोई भी परिस्थिति, ठीक है, ये प्रस्तुत नहीं है, परिस्थिति भूमिका के बिना नहीं हो सकती, अर्थात परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा हमेशा बनी रहती है और इसे व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार के रूप में भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति की परिस्थिति होती है, जो ये परिस्थिति होती है, प्रस्तुति नहीं है, परिस्थिति जिसे हम कहते हैं, जो ये परिस्थिति होती है, ये किसी भी भूमिका के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर परिस्थिति, इसको सही कर दिया है, परिस्थिति। ठीक है, ये जो परिस्थिति है ये किसी भी भूमिका के बिना नहीं हो सकती, यानी कि भूमिका और परिस्थिति जैसे पीछे बताया आपको, ये क्या है, आपस में अंतर संबंधित है। ठीक है, परिस्थिति, ये आप देख सकते हैं, करेक्शन कर दिया है यहाँ पर साथ साथ, परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं, भूमिका किसे माना गया है। देखिए, उसी कार्य को भूमिका माना गया है जो कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों, कानूनों एवं आदर्शों की अपेक्षा को ध्यान में रखकर अथवा वास्तविक निभाता है। ठीक है,
भूमिका को कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक नियमों और कानूनों को ध्यान में रखकर करता है, रोल प्ले करता है, उसको हमने क्या कहा है, भूमिका। अथवा वास्तविक भूमिका वही है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करता है। जो मेन कोर डेफिनेशन है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जिससे कि परिस्थिति और इसमें, तो आपको याद रखना है किसी विशेष परिस्थिति में, किसी एक एनवायरमेंट में जो आप एक व्यवहार रोल प्ले कर रहे हैं वही आपकी भूमिका कहलाता है। और भूमिका का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो क्या है, जैसे कि किसी व्यक्ति का पिता होना, ठीक है, पुत्र होना, ठीक है, ये क्या है, एक भूमिका है, आप एक रोल प्ले करते हैं। जैसे आप समाज में आते हैं, ये क्या है, प्रदत्त है, समाज द्वारा दिया। जैसे पीछे बताया था प्रदत्त और अर्जित, यहाँ पर भी वही है, ये प्रदत्त रोल है आपका, ये आपने क्या किया है, प्राप्त किया है समाज से। जैसे ये पिता, ठीक है, अब यही पिता कल को अगर कलेक्टर बन जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अर्जित भूमिका हो जाएगी इनकी, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारियों से निभा रहे हैं, तो वो रोल प्ले हो गया उनका। परिस्थिति भी कब हो गई वो, जब वो प्रतिष्ठा से जोड़ के हम देखेंगे। एक ही चीज को हमें अलग अलग नजरियों से देखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि परिस्थिति और भूमिका में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, भूमिका क्या है, एवं परिस्थिति के प्रारूप, प्रस्तुति नहीं, परिस्थिति के प्रारूप, ठीक है। तबला वादक, यानी कि जो व्यक्ति एक तबला बजाता है, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी पद या प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, परिस्थिति हो गई, ठीक है, ये स्थिति परिस्थिति हो गई। तबला वादन, यानी कि जो तबला बजाने की एक जिम्मेदारी है, तबला बजाने वाला कोई व्यक्ति, हम किसी को तबला वादन करता है वो, तो वो क्या हो गई, एक भूमिका हो गई, वो एक तरीके की आप भूमिका प्ले कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर, यानी कि प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक पद है। जब हम आप इसको एक अलग नजरिए से देखेंगे, ठीक है, परिप्रेक्ष्य जो होना चाहिए आपका, जो समाजशास्त्र में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो व्यू है आपका देखने का, जब आप इसको प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित करेंगे या मान सम्मान से जोड़ के देखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक एक परिस्थिति है, ठीक है। और जब उसके बाद हम डॉक्टर की जगह डॉक्टर की बात करें कि भाई ये व्यक्ति डॉक्टरी करता है, यानी कि डॉक्टरी क्या है, एक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ एक पद है, डॉक्टरी करता है, तो यानी कि अब ये क्या हो गया, वो एक भूमिका के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी इसमें, परिस्थिति में और भूमिका में, ठीक है। ये पद व प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक शब्द है, और ये क्या है, किसी विशेष परिस्थिति में आपके द्वारा निभाया गया रोल या भूमिका, ठीक है, जो आपकी इच्छा अनुसार जो हम व्यवहार करते हैं। और ये क्या होता है, हमेशा जिम्मेदारियों से बंधा हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूमिका के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, भूमिका के प्रकार। जो भूमिका होती है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि भूमिका, शुरू करते हैं भूमिका के प्रकार। देखिए रॉल्फ लिट्टन ने जो भूमिका है उसके दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। जैसे अभी पीछे आपको बताया प्रदत्त, अर्जित, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया, एक तो प्रदत्त भूमिका, पिता या भाई जैसे होते हैं, और अर्जित भूमिका, जैसे पिता का अधिकारी होना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे एक पेपर को क्वालिफाई करने में, ठीक है। बियर स्टेट जिसे हमने नाम दिया है, इन्होंने भी दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, एक सामान्य भूमिका बताइए कि एक होती है सामान्य भूमिका, और एक बताइए इन्होंने असामान्य भूमिका। बेसिकली यहाँ पर नहीं लिखा है, बट एक सामान्य और एक असामान्य भूमिका बताइए, ठीक है। नाडेल ने दो प्रकार बताए, संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका, यानी कि जब दो लोगों में संबंध हो आपस में तो वो क्या हो गई, संबंधात्मक भूमिका हो गई, और एक क्या हो गई आपकी गैर संबंधात्मक, जहाँ संबंध की स्थिति नहीं है, वो क्या हो गई आपकी गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है। इसके बाद नवकोम है, नवकोम, ये हिंदी में लिखे गए हैं सारे शब्द। नवकोम ने भी दो प्रकार बताए हैं भूमिका के, यहाँ पर वो बताते हैं, एक होती है अपेक्षित भूमिका, एक होती है वास्तविक भूमिका। अपेक्षित भूमिका क्या होती है, देखिए अपेक्षित भूमिका वह भूमिका है जो समाज आपसे अपेक्षा कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति, एक समाज, आप टीचर बनने चाहते हैं और वहां से आपसे अपेक्षा की जाती है आप टीचर की तरह व्यवहार करें, ना कि आप किसी बच्चे की तरह व्यवहार करें, तो ये क्या हो गया आपका अपेक्षित भूमिका, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा अपेक्षित भूमिका। दूसरा हो गया वास्तविक भूमिका। वास्तविक भूमिका क्या हो गया, जो आप एक्चुअल में भूमिका निभा रहे हैं, या जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं, या आप पिता हैं तो पिता बन के रहेंगे। अब अगर आप एक पिता हैं तो पिता जो है कभी पुत्र की तरह तो काम नहीं कर सकता, अपने पिता के साथ कर सकता है, पर अपने पुत्र के साथ तो पिता बन के ही रहेंगे। तो क्या हो गया वास्तविक भूमिका, यानी कि एक होती है हमारी वास्तविक भूमिका, अपेक्षित भूमिका, वास्तविक भूमिका, जो कि नेमकॉब ने दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनको इसलिए बताया गया है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके का, जो कि पहले पूछे जाते थे। रॉल्फ लिट्टन ने, जैसे कि प्रदत्त और अर्जित भूमिका के किसने बताया है, तो इन चार लोगों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे नडाल का आ जाएगा कि नडाल गैर संबंधात्मक और संबंधात्मक भूमिका के बारे में किसने चर्चा करी है, किसने बताया है, तो नडाल, नेनकॉब, या फिर माइकल ब्रेटेन, या फिर लिट्टन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो ये फैक्ट हैं, इसीलिए तो इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। फिर हमारे आते हैं माइकल ब्रेटेन। माइकल ब्रेटेन ने तीन प्रकार बताए, जैसे बुनियादी भूमिका और सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका, ठीक है। सिंपल है, स्वतंत्र भूमिका जो किसी से भी बंधी हुई ना हो,
स्वतंत्र रूप से आप जो रोल प्ले करते हैं वो स्वतंत्र भूमिका हो गई। सामान्य भूमिका जैसे पिता पुत्र भाई, एक सिंपल है, ठीक है। और एक हो गई बुनियादी। बुनियादी यानी कि जो आपकी बिल्कुल रूट से जुड़ी रहती है, लगभग वो इसी की तरह हो गई, जैसे कि परिवार में आपका कोई रोल प्ले करना पिता की तरह या भाई की तरह, इस तरीके से होगा जो, वो भी ये कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद हम भूमिका के कुछ थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि भूमिका में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए आर के मर्टन द्वारा प्रस्तुत परिस्थिति तथा भूमिका का वर्गीकरण, ठीक है। मर्टन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मर्टन जो है हमारे मेन कोर सोशोलॉजिस्ट हैं, एक समाजशास्त्री हैं, और यहाँ पर हम उनकी चर्चा जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो यहाँ से ज़्यादा पूछने की संभावना है, ठीक है। मर्टन द्वारा देखिए, भूमिका प्रतिमान एक विशेष सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका प्रतिमान कहा जाता है। जैसे प्रोफेसर की भूमिका अध्यापक, छात्र, अभिभावक आदि सभी के साथ मिलकर जो भूमिका है वह भूमिका प्रतिमान कहलाती है, ठीक है। इन्होंने भूमिका प्रतिमान की एक परिभाषा दी जहां उन्होंने बताया कि जैसे कोई प्रोफेसर है, ठीक है, तो वो एक प्रोफेसर की भूमिका निभाएगा, एक अध्यापक की भी निभा रहा है, ठीक है, और एक छात्र भी हो सकता है और एक अभिभावक भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, वो अब जो प्रोफेसर है वो भी किसी ना किसी के छात्र रहेंगे, तो उन्होंने क्या बोला, यह एक प्रकार की क्या है, भूमिका प्रतिमान है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में, इसलिए इसको याद रखें मर्टन से यहाँ पर, ठीक है। दूसरा उन्होंने बनाया बहुविध भूमिका, अनेक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। जैसे अब कोई ऐसी भूमिका है जैसे कि मान लीजिए आपकी माता है, ठीक है, शिक्षक, एक कोई महिला है, ठीक है, वो शिक्षिका भी हैं, वह माँ भी हैं, वह पत्नी भी हैं, ठीक है, वो किसी की बहन भी होंगी, किसी की दादी भी होंगी, किसी की नानी भी होंगी। तो क्या हो गया, वो ये क्या हो गया, बहुविध भूमिका, यानी कि एक ही भूमिका जो एक व्यक्ति है वो अलग अलग भूमिकाओं को निभा रहा है, ठीक है। जैसे कि खुद से आप अपने ऊपर लागू करके देखिए, आप जो है अपने परिवार में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लगते होंगे, किसी के चाचा हो सकते हैं, किसी के ताऊ हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, कोई महिला है तो किसी की भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया, ये होती है बहुविध भूमिका, यानी कि क्या होगी, एक भूमिका। एक उन्होंने बताया पारस्परिक भूमिका, जो वह भूमिका को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे पति पत्नी। तो उन्होंने ये बताया कि एक पारस्परिक भूमिका है जहाँ दो का कॉम्बिनेशन रहेगा हमेशा, जैसे पति और पत्नी। तो उन्होंने क्या बोला कि ये हमेशा कॉम्बिनेशन से चलती है, जैसे छात्र और शिक्षक, ये हमेशा कॉम्बिनेशन रहता है इन दो लोगों का, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, ये होती है पारस्परिक भूमिका, यानी कि जहाँ दो लोग आपस में जुड़े रहते हैं। एक होता है भूमिका संकलन, परिस्थिति जब कोई व्यक्ति द्वारा भूमिका दूसरी भूमिका की जिम्मेदारी का अनुपालन करने के लिए उसे प्रेरित करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति वो भूमिका निभा रहा है और साथ ही साथ उसे वही जो रोल वो प्ले कर रहा है, यही रोल उसको दूसरा रोल प्ले करने भी मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पहले एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई मंत्री है, ठीक है, एक मंत्री है, मंत्री तो है ही वो, पर साथ साथ वो क्या कर रहा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसको जो मंत्री पद है उसका, वही उसको मोटिवेट भी कर रहा है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करे। आप इसी तरह आप एक टीचर हो सकते हैं और टीचर के साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, या पढ़ाते हैं तो आपको उसके साथ साथ हो सकता है आपको कोई म्यूजिक का शौक हो, ड्राइंग का शौक हो, तो आप जो भूमिका निभा रहे हैं वही भूमिका आपको मोटिवेट भी कर रही है। यानी कि आपने मान लीजिए समाजशास्त्र में आपने पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा, आपने पढ़ा एक पोस्ट मॉडर्न टाइप की आर्ट होती है, तो आप आर्ट बनाने लगे। तो क्या हुआ, एक चीज़ ने आपको दूसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, आप उससे प्रभावित हो गए। तो इसको हमने क्या कहा है यहाँ पर, भूमिका संकलन की परिस्थिति, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, भूमिका के विभिन्न स्वरूप या प्रकार, ठीक है। कुछ समाजशास्त्रियों ने भूमिका के विभिन्न स्वरूप या प्रकार भी हम जिन्हें कह सकते हैं वो बताए हैं, हम उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। भूमिका के विभिन्न स्वरूप, देखिए एक होती है रुग्ण भूमिका। रुग्ण मतलब क्या होता है, बीमारू, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं जो किस तरीके से काम नहीं कर सकता, ठीक है। और अंग्रेजी के लिए इसके एक अलग शब्द होता है कोई, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखें तो रुग्ण भूमिका का मतलब है कि जो बीमारू, ठीक है। आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में भी आता है कि बीमारू राज्य हैं या बीमारू कंपनी हो चुकी है तो सरकार उसकी नीलामी कर देती है, ठीक है, यानी कि जिनसे अब कोई फायदा नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को हमने क्या बोला है, रुग्ण भूमिका। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि JF एंडरसन थे, उन्होंने परिभाषा दी और उन्होंने बताया कि एक रुग्ण भूमिका भी होती है, कोई व्यक्ति जो होता है वह रुग्ण भूमिका भी निभाता है, यानी कि एक ऐसी भूमिका है जो व्यक्ति निभा तो रहा है पर ना तो उसकी समाज में कोई मान्यता है या उसकी इच्छा भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, इच्छा नहीं है, मान्यता नहीं, या उसका कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का। तो उसको उन्होंने क्या बताया, रुग्ण भूमिका। तो आपको यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि रुग्ण भूमिका की परिभाषा किसने दी है, एंडरसन ने, ठीक है, ये है एंडरसन, इन्होंने रुग्ण भूमिका की परिभाषा दी थी। इसके अलावा पार्सन्स हैं जिन्होंने भूमिका संघर्ष के बारे में बताया, इन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं अलग अलग बॉक्सेस में। भूमिका संघर्ष जो कि पार्सन्स ने बताया, भूमिका तनाव विलियम जे गुडे, ठीक है। देखिए इनको अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ पर जो है
एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि डेफिनेशन तो बनती नहीं है, तो जनरली पिछले 5-6 साल में जब भी नेट का पेपर हुआ है तो हमेशा यही चीज़ें डायरेक्ट पूछी गई हैं कि भूमिका संघर्ष की ये परिभाषा किसने दी है, भूमिका तनाव की ये परिभाषा किसने दी है, तो ये बताया गया है, ठीक है। निर्धारित भूमिका यानी कि न्यूकॉम ने दी है। असफल भूमिका जो कि किम्बाल यंग ने दी है। असफल भूमिका ये आपको एज इट इज सबको याद करने पड़ेंगे। अग्रवंश भूमिका इरविंग गॉफमैन ने दी है। अग्रवंश भूमिका भूमिका अधिग्रहण यानी कि ये मर्टन मिड जो है हमारे मर्टन और मिड जैसे कि है मिड, ये समाजशास्त्री मिड इन्होंने दी है। अधिग्रहण भूमिका भूमिका संकुल किसने दी है, मर्टन, जो कि पीछे बताया गया था। अग्रवंश भूमिका गॉफमैन की है और भूमिका अधिग्रहण मिड का है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हम इसमें जो है आने वाले 2-3 टॉपिक्स जो हैं हम उनको साथ साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक। पहचान जिसमें हमने कहा आइडेंटिटी, ठीक है। ये नए सिलेबस में जुड़ा है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें कि आइडेंटिटी होती क्या है। सबने सुना है आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो पहचान, समाजशास्त्र में पहचान का क्या मतलब है हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप एक इमेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज जहाँ नीचे लिखा है ये पहचान है। आप पहचान सकते हैं महिला, पुरुष, बूढ़ा व्यक्ति या जवान व्यक्ति, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, यही आइडेंटिटी है इंसान की। ये सबसे पहले शुरुआत किसने करी, एच एरिक्सन है। इन्होंने समाजशास्त्र में या फिर साइकोलॉजी में इन्होंने जो है आइडेंटिटी का मतलब बताया। तो जो नया सिलेबस है हमारा यूजीसी नेट एनटीए का, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम नया सिलेबस अभी लगाए क्योंकि, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन की आइडेंटिटी किसने दी है परिभाषा, जैसे कि एच एरिक्सन ने, और आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति को एक छवि प्रदान करना। कोई भी मनुष्य है, किसी भी व्यक्ति को एक छवि प्रदान करना, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है, आपने उसे बोला वो महिला है या पुरुष है या बच्चा है, वो क्या हो गया, आइडेंटिटी मिल गई उसे। या किसी जीव को आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उन्हें कोई जानवर की प्रजाति मिली, कोई स्नेक की प्रजाति मिली, तो उन्होंने उसको एक पहचान दे दी, आइडेंटिटी, कि भाई ये इससे जुड़ा हुआ है, स्नेक की प्रजाति का है, या फिर ये इस पर्टिकुलर फ्लावर जो है इस ब्रीड से आया हुआ है। तो उसको हमने क्या देते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस लिए होती है, हमारी पहचान, यानी कि हमारी एक पहचान बन सके, हम जान सके चीज़ों को, ठीक है। व्यक्ति किसी वस्तु का किसी परिस्थितियों में सभी समय एक जैसा बने रहना, या व्यक्तित्व के आधार पर केवल स्वयं ही होता है या कोई अन्य वस्तु के रूप में होता है जिससे कि उसकी पहचान करी जा सके, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि कोई व्यक्ति की पहचान करने के लिए वह कैसा है या कैसा बना रहता है, केवल स्वयं है या किसी अन्य वस्तु के रूप में है, तो उसको जानने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसकी पहचान करी जा सके। आइडेंटिटी की तभी आप जान सकते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र में पहचान को व्यक्ति और समाज के बीच अंतर व्यवहार की कलाकृति के रूप में माना गया है, ठीक है। व्यक्ति और समाज के साथ में, क्योंकि समाजशास्त्र में आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। कैसे, क्योंकि आप बिना पहचान के आप किसी चीज़ का अध्ययन कैसे करेंगे। समाजशास्त्री अध्ययन तभी कर पाएगा ना जब वो किसी चीज़ को जानेगा। वो किसी निर्जातीय समूह में जाएगा, मान लीजिए किसी ट्राइब में चला गया, वहाँ पर अध्ययन कैसे करेगा जब तक वो उनको पहचानेगा नहीं। तो वो बहुत ज़रूरी है, पहचान के आधार पर ही उनकी परिभाषा लिख पाएगा, ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पर, एक व्यवहार की कलाकृति के रूप में माना गया है। यहाँ एक प्रकार से किसी को संबोधित करना या किसी को किसी भी रूप में स्वीकार करना या उसकी भूमिका को अपनाना है। इसके अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियों में पहचान के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना भी जुड़ी होती है, जिसमें भूमिका के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता भी सम्मिलित है, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या होता है, आपकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है किसी भी व्यक्ति की, और साथ साथ क्या होता है, उसका उत्तरदायित्व की भावना भी होती है। कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ साथ में उत्तरदायित्व की भावना भी होती है। तो बेसिक आपको इतना याद रखना कि पहचान क्या है, एक तरीके की हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, ठीक है। उसको जो नाम दिया गया है हम उसी के आधार पर उसकी पहचान करी जा सकती है, जिससे कि उसका समाजशास्त्र में या किसी विषय में अध्ययन किया जा सके। उसी हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी कि पहचान। यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आइडेंटिटी पहचान सकते हैं जानवर को, ठीक है। ये बूढ़ा इंसान है, कोई महिला है, कोई छोटा बच्चा है, कोई पुरुष है। तो आइडेंटिटी ने क्या दिया, हमें एक पहचान दी है एक इंसान को। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी पहचान का निर्माण उस व्यक्ति समूह समाज वर्ग की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जिससे कि उसकी पहचान हो सके, ठीक है। कोई भी समाज है, उसका एक अपना समूह है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर ही, ठीक है। एरिक्सन ने इसके बारे में बताया है, जैसा कि पीछे बता दिया गया है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मूल में उसकी सांप्रदायिक संस्कृति भी निहित होती है, ठीक है। होता क्या है, उसकी सांप्रदायिक संस्कृति, यानी कि आप किस धर्म से हैं, किस प्रजाति से हैं, आप देख के बता सकते हैं ये क्या है, किस ग्रुप से हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाइट समूह है या निग्रो समूह है, पता चल जाता है आइडेंटिटी से ही। तो यहाँ पर केवल आइडेंटिटी में यही बताया गया है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये कोर सोशियोलॉजी से नहीं है, ठीक है।
ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी भी इसमें जुड़ती है, साइकोलॉजी भी जुड़ती है और समाजशास्त्र भी जुड़ता है और साइकोलॉजी भी जुड़ती है। तो इसीलिए केवल एक पक्ष से ना देखें, इसको दोनों तीनों पक्ष की परिभाषाओं को जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। एंड आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो जल्दी से शायद समझ में ना आए, तो यहाँ इसीलिए इमेजेस के साथ में इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा सिगमंड फ्रॉइड है, साइमन फ्रॉइड लिखा है यहाँ, सिगमंड फ्रॉइड जिनका नाम है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने भी आइडेंटिटी के ऊपर काफ़ी बात करी है। पहचान के बारे में इन्होंने बताया कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे पहचान कैसे मिलती है, उसको समाज के द्वारा पहचान मिलती है। एक छोटा बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, जब वो अपनी शैशवावस्था से प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो उसके माता पिता से वो अपने बारे में पूछेगा या फिर उसके माता पिता उसको उसके जिस नाम से बुलाएंगे तभी उसकी पहचान प्राप्त करता है। तो वो भी क्या है, एक प्रकार की आइडेंटिटी है। ठीक है, गार्डन ब्लू एयरपोर्ट एलपोर्ट है ये, एलपोर्ट ने भी पहचान की परिभाषा दी अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ प्रेजुड्यूस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी नेचर ऑफ प्रेजुड्यूस, और उन्होंने बताया कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो अपने परिवार के सदस्यों से मिलता है और उन्हीं से ही उसको पता चलता है कि वो किस प्रजाति का है, किस धर्म का है, किस रिलीजन से है, वगैरह वगैरह, ये सब पता चलता है। और इसी आधार पर क्या करता है, वो अपनी आइडेंटिटी की पहचान करता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहचान की समस्या पिछले कुछ समय में बहुत चर्चाओं में रहा है भारत में। तो पहचान की समस्या क्या है, ये आप इमेज देख रहे हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, एक तो ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ठीक है, कि आपको अपनी पहचान समाप्त कर ली है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आप व्यक्ति हैं और आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और आप खुद ही नहीं समझ पा रहे, आइडेंटिकल क्राइसिस आ गए। ठीक है, जैसे आजकल होता है ना, बच्चे बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, इतने सारे ऑप्शन है कि वो कोई अधिकारी भी बनना चाहता है, वो नेता भी बनना चाहता है, वो पॉलिटिशियन भी बनना चाहता है, वो सोशल वर्कर भी बनना चाहता है। तो क्या होता है, कई बार आइडेंटिकल क्राइसिस, आप खुद नहीं पहचान पाते कि आप उस आइडेंटिटी का करना क्या है, आपकी स्वयं की पहचान क्या है, या स्वयं की पहचान आपकी अन्यों के साथ में दब जाती है। तो क्या होता है, ऐसे में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जो कि नकारात्मक होता है, और वो क्या होता है, हमारा आइडेंटिकल क्राइसिस। ठीक है, भारत में इस संदर्भ में भी देखा गया है। दूसरा संदर्भ ये है कि कुछ जैसे कि कोई धर्म है या कोई प्रजाति के लोग हैं, और स्पेशली यहाँ पर एक जनजातीय समूह को लेकर अभी 1-2 साल पहले कुछ स्टडीज थी जहाँ पर बताया गया था पहचान की समस्या। ठीक है, तो पहचान की समस्या क्या थी, मान लीजिए कोई समूह है, जनजातीय समूह है, मान लीजिए जारवा जनजाति है। ठीक है, अब वो क्या करने लगे हैं, शहर में आकर रहने लगे हैं, कपड़े पहनते हैं, रहन सहन उनका बदल चुका है, डिस्को जा रहे हैं या फिर खाना पीना खाने लगे हैं। ठीक है, लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। इस स्थिति में क्या हुआ, जारवा लोग, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं क्योंकि जारवा में भी ऐसा हुआ है कि वो लोग क्या हो गया, उनका आधुनिक जीवन अपनाने लगे। तो क्या हो गया, पहचान का समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी कि जो उनकी स्वयं की पहचान थी वो समाप्त हो गई है। अब सब तो भले ही मिल चुके हैं, बट कुछ लोगों को तो लगता है कि उनकी पहचान समाप्त हो गई है। इसी आधार पर यहाँ पर एक टॉपिक लिखा गया अलग से, पहचान की समस्या है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिकल क्राइसिस क्या है और किस आधार पर आप इसे तय कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी समूह की या किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान का संकट गहरा जाता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सामाजिक पहचान का संकट। ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और आपका समूह से भी हो सकता है। समूह की आपकी पहचान समाप्त हो गई है, जैसे कि आजकल क्या होता है, मॉडर्न जमाने में लोग अपनी जाति छुपाते हैं, अपनी प्रजाति, धर्म, कुछ भी लोग छुपाते हैं और नए मॉडर्न तरीके से रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का आइडेंटिकल क्राइसिस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं समुदाय। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया है लेक्चर, बट हम 1-2 स्लाइड्स हैं, इन्हें हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे। समुदाय, क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। समुदाय यानी कि कम्युनिटी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में कि ये क्या है, एक तरीके की कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म, प्रजाति, निर्जाति के लोग हैं और साथ में रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय यानी कि कम्युनिटी। कम्युनिटी शब्द जो है, इसका बेसिक मतलब जो होता है सेवा करना होता है, और इसमें क्या होता है, एक निश्चित समूह, एक निश्चित भूभाग पर कुछ लोग होंगे जिनमें सामान्य संस्कृति पाई जाती है और उनमें क्या होती है, हम की भावना होती है। ठीक है, और कुछ उद्देश्यों की वो लोग पूर्ति करते हैं और वहाँ पर वो लोग रहते हैं, उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी यानी कि एक बेसिक समुदाय। ठीक है, भारत में कम्युनिटी को जनरली रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्लियर रहें। समुदाय बेसिकली एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले कुछ लोगों का समूह होता है जो हम की भावना से प्रबल होते हैं। ठीक है, जैसे बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय का विचार पढ़ों से शुरू होकर, पढ़ों से नहीं है, पड़ोस से शुरू करें। ठीक है, ये पड़ोस से शुरू होकर पूरे संसार तक पहुंचता है। ठीक है, बोगार्ट्स क्या कहते हैं कि जो कम्युनिटी है यानी कि वो पड़ोस से शुरू होकर, यानी कि आपके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है और वहां से पूरा संसार तक एक कम्युनिटी है, क्योंकि विश्व को भी एक कम्युनिटी माना गया है। ठीक है, मैकावेर एम पेज ने समाज को, सामान्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय का होने वाले व्यक्ति की भावना के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, एक क्षेत्रीय होने की व्यक्ति, ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं उसके आधार पर माना है। डेविस के अनुसार सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं, यानी कि सामाजिक जीवन का क्या एक छोटा सा पहलू है जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लुंडबर्ग ने भी इसकी एक परिभाषा दी कि भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, साथ रहते हैं, जनसंख्या होती है जहाँ पर, उसको उन्होंने समुदाय की परिभाषा दी है। अलग अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि एग्जाम में किसी भी के भी बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं,
यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि समुदाय क्या होता है। कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होता है, एक निश्चित भूभाग होता है, एक अनिवार्य सदस्यता होती है, एक सामान्य संस्कृति होती है, हम की भावना होगी, स्थायित्व होगा, एक समुदाय होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, कुछ उद्देश्यों की वो पूर्ति करते होंगे और आपस में आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार नेट में पूछा जा चुका है कि समुदाय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है या कौन सी विशेषता होती है। तो ये 4-5 चीजें लिख दी जाती हैं और ये फिर हटा दिया जाता है 1-2 चीजें। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर रहे कि क्या समुदाय में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं और क्या नहीं जुड़ती है। धर्म को समुदाय से ना जोड़ें, क्योंकि भारत में बेसिक समुदाय को जो है रिलीजन से जोड़ के देखा गया है, पर हम समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र के हिसाब से समुदाय एक डिफरेंट चीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लघु समुदाय व वृहद समुदाय। ठीक है, समुदाय को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, लघु और वृहद। लघु यानी कि एक छोटे समुदाय जैसे कि गांव, और वृहद समुदाय जैसे कि नगर। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे इन्होंने 2 भागों में बांटा है, वृहद समुदाय, लघु समुदाय। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसीलिए अलग से इसको जो यहाँ मेंशन कर दिया है। मे बी रिपीट में कभी पूछ लिया जाए दोबारा से। लघु समुदाय की विशेषताएं होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है कि लघु समुदाय की कौन सी विशेषताएं होती हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की यहाँ परिभाषा दी है, तो उन्होंने क्या बताया है, संगठित जीवन होता है, एक उनका अपना इतिहास होगा उस समुदाय का, एक जैसा व्यक्तित्व होगा और समुदाय के अंदर समुदाय होगा, विशिष्ट जीवन चरित्र होता है और निश्चित सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, और उनकी क्या होती है, निश्चित सामाजिक संरचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पांचों जो हैं आपको ये याद रखने होंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2-3 बार पूछा जा चुका है। लघु समुदाय की विशेषताएं, यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय समुदायों के लिए एक इमेज डाली गई है, इसको आप देख सकते हैं। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और किस समाजशास्त्री ने क्या बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रामीण समुदाय क्या है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय लुईस बर्थ ने दिया है। समाज यहाँ पर कृषक औद्योगिक समाज की परिभाषा DM धनागरे ने दी है। ठीक है, परिस्थिति या रक्तमूलक समाज की परिभाषा आपकी हेनरी गिडेंस ने दी है। ठीक है, आप इस इमेज को अच्छे से एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, जैसे परंपरागत ग्रामीण समाज, ग्रामीण नगरीय समुदाय की बारे में बात करिए तो परंपरागत में क्या आता है, ग्रामीण में परंपरागत आएगा, नगरीय में आधुनिक। तो किसने बताया है, रॉबर्ट लॉवी पार्सन्स ने इस बारे में बात करी है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक प्राथमिक संबंध आ जाता है कि प्राथमिक संबंध कहाँ पाए जाते हैं। जनरली प्राथमिक संबंध का मतलब क्या होता है, जो कि गांव में हम देखते हैं ना, लोगों का बहुत आपसी तालमेल और भाईचारा होता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक संबंध। द्वितीयक संबंध कहाँ पाए जाते हैं, शहरों में। ठीक है, और ये किसने दिया है, CH कुले ने। ये नेट में एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इमेज में यहाँ इंटरलाइन किया गया है, CH कुले का। प्राथमिक और द्वितीयक समुदाय की जो परिभाषा है वो CH कुले ने दी है। और कहाँ पाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक समुदाय। ठीक है, और द्वितीयक संबंध का मतलब है थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशन होता है ना शहरों में, दिल्ली बम्बई में लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, रिश्तेदारी में हो चाहे पड़ोस हो, तो उसको प्राथमिक और द्वितीयक संबंध बताइए। ठीक है, सावयवी समाज, धार्मिक समाज, ये दुर्खिम का बताया गया आपको, दुर्खिम ने पहले बता दिया था। धार्मिक समाज, प्रत्यक्षवादी समाज आपका किसका था, प्रत्यक्षवादी समाज अगस्ट कॉम्टे का है। ठीक है, एंड इस लेक्चर की नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, डायस्पोरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझ लें। डायस्पोरा क्या होता है, इमेज देख लें। डायस्पोरा का मतलब क्या है, प्रवासी, कोई एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, यानी कि एक क्षेत्र के थे, यहाँ से प्रवास करके दूसरी जगह चले गए, उनको हम कहते हैं प्रवासी। प्रवासी आपने सामान्य शब्दों में सुना होगा, न्यूज़ में आजकल बहुत सुनते हैं, प्रवासी भारतीय प्रवासी वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के प्रवासी यहाँ रह रहे हैं। तो प्रवासी कौन होते हैं, जनरली लोगों का समूह होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। डायस्पोरा 1960 में शब्द का प्रयोग किया गया, ज़्यादा चर्चा में आया। ठीक है, और जनरली ये न्यूज़ में कब आया, 1960 के बाद में जो यहूदी लोग थे वो इजराइल से बाहर जाकर बसने गए थे। ठीक है, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है ये शब्द, यहाँ पर भी समाजशास्त्र में उसी से जोड़ा गया है। ठीक है, भारत से किसी भी स्टडी को जनरली दोनों पक्ष रखे हैं, भारत का भी और विदेश का भी। ठीक है, तो यहाँ इजराइल से जोड़कर देखा गया था। तो अंग्रेजी में भी लिखा है द डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ एनी पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने होमलैंड से लोगों का चले जाना, उसको हमने क्या बोलते हैं, प्रवासी। यानी कि भारत के कुछ लोग हैं अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, वो क्या बन गए, प्रवासी। अब वो क्या हो गए, वहां पर जाके अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उनका कल्चर या फिर मिक्स कल्चर। ठीक है, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं, अफ्रीकन्स टू स्पेनिश अमेरिका। ठीक है, यानी कि जो अफ्रीकन्स थे ये अमेरिका चले गए या साउथ अमेरिका गए थे, तो उन्होंने क्या करा, एक तरीके से डायस्पोरा है वहाँ पे। ठीक है, प्रवासी वहां जाकर रहने लगे। एक ऐसा समूह या जातीय धार्मिक समूह जो सदस्य एक स्थान पर उत्पन्न हुए परंतु किसी न किसी कारण से अलग अलग क्षेत्रों में या प्रवास कर गए और दोबारा उस स्थान पर वापस नहीं आते हैं। ठीक है, जनरली परिभाषा साइंटिफिक यही होती है, इसको हम कहते हैं प्रवासी।
भारत में प्रवासी एक बड़े स्तर पर पाए जाते हैं, और क्योंकि भारत में तो दो स्तर पर हो गया ना, एक तो इंटरनेशनल हो गया, एक राज्य के आधार पर। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी पाए जाते हैं, जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश बिहार के जो प्रवासी हैं वो जनरली वहाँ रहते हैं, और महाराष्ट्र के लोग तो इधर नहीं आते, बट यहाँ के लोग वहाँ काम करने आते हैं, या दिल्ली में होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं और वहीं पर ही निवास करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवास। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवास होता है, जैसे भारतीयों का विदेशों में जाकर बस जाना। यदि प्रवास के प्रमुख कारणों को जाना जाए तो आप जानते होंगे, आपने सुना होगा पुश एंड पुल फैक्टर्स, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। प्रवासियों से होने वाले, और एक चीज़ याद रखिए, सर्वाधिक प्रवासी, ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, क्या पता पूछ लें, क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से इसे अलग से लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारत के कहाँ पर है। आपको लगेगा अमेरिका में है, पर अमेरिका नहीं है, खाड़ी देशों में है। सबसे ज़्यादा जो भारत के लोग हैं गल्फ कंट्रीज जो आती हैं, जैसे कि आपके सऊदी अरब, यमन, ओमान, इन कंट्रीज़ में जो है भारतीय सबसे ज़्यादा है, सऊदी अरब वगैरह में, जो कि खाड़ी देश है, पेट्रोल जहाँ निकाला जाता है, और ये ब्लू कॉलर जॉब में है सब लोग, जनरली मजदूर वर्ग के ही लोग हैं जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पे अमेरिका आते हैं, जो कि ये जो है स्किल्ड लेबर है, पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी के काम करने के लिए कंपनीज फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं वहाँ पर ऑफिस में, वो अमेरिका में। प्रवासियों से होने वाले लाभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, ठीक है, जिसमें रेमिटेंस शब्द सुना होगा। रेमिटेंस यानी कि बाहर से जो पैसा आता है, तो उससे क्या होता है, देश की आय बढ़ती है, आर्थिक साख जिसे हम कहते हैं वो बढ़ती है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राज्य स्तर पर प्रवासी अन्य राज्यों की क्या होता है, राज्य स्तर पर भी क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ कवर कर लिए गए हैं। सो वीडियो को समझना है तो आप दोबारा देख सकते हैं, समझ, और कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, नया लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जो इसके बाद के टॉपिक्स होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।